बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम द लास्ट आवर। मैं हूँ यासिर रशीद और प्रोग्राम में मेरे साथ मौजूद हैं सीनियर तजियाकार राना मोहम्मद अजीम साहब। नाज़रीन, पार्लियामान ने नैब के लिए नए SOPs तैयार कर लिए हैं और उन नए SOPs के मुताबिक नैब जो है वो बराह रास्त किसी सियासतदान को गिरफ्तार नहीं कर सकता था। अब जब हुकूमत की तरफ से ये प्लान के अंदर शामिल किया गया है तो माजी करीब के अंदर हुकूमत ये मौक़िफ़ अपना रही थी कि नैब का खात्मा किया जाएगा और ये मौक़िफ़ जो है वो शाहिद खाकान अब्बासी साहब की ज़बान से सबसे पहले सामने आया था। उन्होंने इसको तरजीहात के अंदर शामिल करने की बात की थी और बाद में पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के बेशतर रहनुमा ये समझते थे कि नैब के इदारे को पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन के लिए इस्तेमाल किया जाता है और इसी बुनियाद के ऊपर जो नए SOPs तैयार किए जा रहे हैं उसमें नेशनल अकाउंटेबिलिटी ब्यूरो की इख्तियारात को किसी हद तक महदूद किया गया और बराह रास्त किसी सियासतदान को गिरफ्तार ना करने की बातें हुई। क्योंकि आपको ये याद होगा कि जब पाकिस्तान डेमोक्रेटिक मूवमेंट की हुकूमत थी तो उस वक्त नैब के इख्तियारात के हवाले से और करप्शन केसेस के हवाले से ये बात हुई थी कि कितने करोड़ के केसेस होंगे जहां पे नैब उनकी इंक्वायरी कर सकता है और उससे कम केसेस जो हैं वो दीगर एजेंसीज को मुंतकिल हो जाएंगे, जिसमें एंटी करप्शन है, जिसमें फेडरल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी है, वो केसेस देखेंगे और नैब जो है वो 50 करोड़ से ज़ायद के केसेस देखेगा। और अब जो नए SOPs तैयार हुए हैं उसके मुताबिक नैब बराह रास्त किसी सियासतदान को गिरफ्तार नहीं कर सकता। दूसरी तरफ 24 इदारे जो हैं उनकी निजकारी प्रोग्राम के लिए इस वक्त गुफ्तशुनीद हुई है, उसके ऊपर इजलास हुआ है। वज़ीर ख़जाना उसके अंदर अगर थे तो साथ ही साथ वज़ीर ख़ारजा इसहाक़ डार साहब भी उसके अंदर मौजूद थे और निजकारी के हवाले से प्लान तरतीब दिया गया है। कल ये बात मंजर आम के ऊपर आई थी कि निजकारी का प्लान जो है उसे 5 साल कर दिया जाएगा और 5 साल के प्रोग्राम के अंदर तमाम इदारे जिनकी निजकारी करनी है उनकी निजकारी को मुमकिन बनाया जा सकेगा। इब्तदाई तौर पर पाकिस्तान इंटरनेशनल एयरलाइन की निजकारी के हवाले से बातें मंजर आम पे आई और उसकी बिड के लिए मुख्तलिफ लोगों से राब्ते भी किए गए हैं कि बिड के अंदर हिस्सेदारी कौन लेता है। तो उसमें पाकिस्तान के मारूफ ताजिर भी थे, उन्होंने भी अपनी ख्वाहिश का इजहार किया था। अगर पाकिस्तान के इस वक्त सियासी मंजरनामे को देखा जाए तो सियासी मंजरनामे में राना सनाउल्लाह साहब जो वज़ीर आज़म के मुशीर हैं उन्होंने ये बात की है कि हम बतौर जमात, सियासी जमात, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ वालों से बात करने को तैयार हैं। एक वक्त में कि जब कल का इजलास हुआ है, कल के इजलास में ये बात हुई थी कि बातचीत नहीं हो सकती, लेकिन राना सनाउल्लाह साहब ने कल भी ये बात की। वज़ीर जो दिफा है ख्वाजा आसिफ साहब, उन्होंने भी बात की कि उनके साथ बातचीत हो सकती है लेकिन माफ़ी के ऑप्शन के ऊपर। लेकिन राना सनाउल्लाह साहब ने बतौर सियासी जमात बात करने का इंदिया दे दिया है। तो दूसरी तरफ अली अमीन गंडापुर साहब की तरफ से जो कल एक राय मंजर आम पे आई थी कि आम माफ़ी के बाद आगे बढ़ने की बात करते हैं और आगे को चलते हैं, तो उसका नतीजा क्या निकलेगा। क्योंकि इसी तनाजुर में कुछ कुव्वतों के बारे में ये बात की जाती है, कुछ सियासी पॉलिटिकल यानी स्टेक होल्डर्स जो हैं उनके बारे में ये बात की जाती है कि वो मुफाहमत के लिए कोशिशें कर रहे हैं और उनकी जो कोशिशें हैं वो किस हद तक जो है पाया तकमील तक पहुंच सकती हैं या माजी की तरह वो रायगा जाएंगी, ये देखने की ज़रूरत है। दूसरी तरफ मौलाना फजलुर रहमान साहब वो ये कहते हैं कि अब ऐवान नहीं मैदान होगा और तमाम के तमाम फैसले जो हैं वो मैदान के अंदर होंगे। उन्होंने अपने मिलियन मार्च के सिलसिले में तीसरा जलसा कर लिया। एक सिंध के अंदर हो चुका, एक बलोचिस्तान के अंदर हो चुका, एक खैबर पख्तूनख्वा के अंदर हो चुका, अब एक जो है वो पंजाब के अंदर होगा और फिर उसके बाद ये जलसों का सिलसिला चल जाएगा। और वो इस बात के ऊपर मुसर हैं कि ये जो पार्लियामेंट है ये असल हुकूक के तहत वजूद में आने वाली पार्लियामेंट नहीं है, ये अवाम की नुमाइंदा पार्लियामेंट नहीं है, इनके साथ बातचीत नहीं हो सकती। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून ने बारहा उनके साथ रवाबित के लिए हाथ आगे बढ़ाना चाहा है लेकिन वो किसी नतीजे पर नहीं पहुंच सके। दूसरी तरफ आईन तहफ़्फ़ुज़ जो तहरीक है, तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आईन पाकिस्तान, उसने हाथ बढ़ाने की कोशिश की है। एक तो वो मंसूरा आए और मंसूरा आके उन्होंने हाथ आगे बढ़ाया कि आप इसके अंदर शामिल हो जाएं। तो दूसरी तरफ फवाद चौधरी साहब ये कहते हैं कि अनकरीब मौलाना फजलुर रहमान साहब और जमात इस्लामी जो है वो इस तहरीक का हिस्सा होगी। अब ये तहरीक जो है मुल्क के तूलो अर्ज़ में किस तरीके से परफॉर्म करेगी। दूसरा ये कि किसानों के मामले को लेके किसान कितना आगे बढ़ सकते हैं, तो इस पूरे मंजरनामे पर बात करेंगे। तो लेकिन जो मौजूदा सूरत हाल है, अब आप माजी के देखें तो माजी में जब खैबर पख्तूनख्वा असम्बली का इजलास नहीं बुलाया जा रहा था, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी उसके ऊपर बेशुमार तहफ़्फ़ुज़ात के शिकार थी। उन्होंने वफाक को भी दरख्वास्तें दी और प्रेस कॉन्फ्रेंस के अंदर भी वो बात करते रहे कि क्या बनेगा,
किस तरीके से ये असेंबली चलाएंगे। ये असेंबली जो है वो आवाम की नुमाइंदा नहीं है। यहां पे कौन से हुकूक की बात होगी कि इतना अरसा हो गया असेंबली का इजलास नहीं बुलाया जा सका, और जिसके पीछे मंतक ये बयान की जाती थी कि शायद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ वाले इस वजह से इजलास नहीं बुला रहे कि सेनेट के इलेक्शन होने वाले हैं। लेकिन अब पीटीआई या सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल की वो जो गवर्नमेंट है वो इजलास बुलाना चाहती है, लेकिन उस रिक्वेजिशन पे गवर्नर ने दस्तखत नहीं किए। राना साहब की तरफ बढ़ते हैं। राना साहब, ये अभी का जो सियासतनामा है जिसमें नैब के लिए नए एसओपीज मुतारिफ करवाए गए हैं और जिसमें यह बात की गई है कि वो बराह रास्त सियासतदानों को गिरफ्तार नहीं कर सकेगा, अब इससे कितने अफराद की या कितनी पार्टीज की बचत होती देख रहे हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूल अल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या हबीब अल्लाह। दो चीज़ें हैं यासर, पहले तो ये फैसला हो जाए कि कौन से सियासतदान हैं जिनको नैब गिरफ्तार नहीं कर सकती। मैंने वो सारे कवानीन देखे हैं, एक माह से लेकर एक साल सजा भी कि उन्होंने का तयन भी कर दिया है। ये भी कहे कि जनाब किसी भी रुकने असम्बली को, किसी भी सेनेटर को गिरफ्तार नहीं कर सकते जब तक पूरे सबूत नहीं मिलते, फला 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 सारा कुछ। और यहाँ पर तो नैब तो फिर एक बहुत बड़ा दायरा है, बहुत बड़ा दायरा है। आपने कल देखा नहीं, बैरिस्टर गौहर एमएनए है, एक पार्टी का चेयरमैन है, चले छोड़ दो, उस पार्टी का चेयरमैन है, एमएनए है। आपने देखा पुलिस ने किस तरह गिरफ्तार किया, किस तरह छुड़ाया गया। यहां पर किसी चौक चौराहे में, गली मोहल्लों में जिसकी भी हुकूमत हो, जब चाहे, जिस वक्त चाहे, जिसको चाहे उठा लेते। अगर ये नैब पे कानून लागू हो रहा है तो बहुत अच्छी बात है, फिर यह कानून लागू होना चाहिए पुलिस पे भी, फिर यह कानून लागू होना चाहिए उन तमाम अदारों पे जो लोगों को उठाते हैं, पुलिस हो, एफआईए हो, कोई भी हो, उन्हें कहा जाए जनाब एमएनए एमपीए को उठाने से पहले हम स्पीकर से पूछ लें, उन्हें बता दें जनाब हम आपके फलां शख्स को उठाने लगे हैं, और फिर उसके बाद ये भी कह दें ना, ये भी रूल बना दें कि जनाब प्रोटेक्शन आर्डर पर जिस तरह चौधरी परवेज इलाही साहब के दौर में लोग जेलों से आते थे, कई कई दिन होटलों में रहते थे, उनकी वजह से इजलास चलता था, इसी तरह कौमी असम्बली में किस होता था, तो फिर तो बड़ी अच्छी बात है। अगर ऐसा नहीं होता और सिर्फ ये हो कि ये कानून बन गया है, और वो कानून रहे किनके लिए, सिर्फ उन लोगों के लिए जो इक़्तिदार में है, जो इत्तेहाद में है, जो मर्जी में है, फिर तो ठीक है, फिर बिल्कुल ठीक है, फिर चलने दें। लेकिन अगर ये कानून सबके लिए होगा तो फिर तो ये कानून चलेगा ना। लेकिन मैं आपको वक्त से पहले बता देता हूं, ये कानून सबके लिए नहीं है, ये कानून किसी सूरत में भी सबके लिए नहीं है। और इस कानून में ये जो कानून फौरी बना है ना, मैं आपको ये भी खबर दे दूं, एक 3 पिटीशंस तैयार हो रही थी, 3 पिटीशंस, बड़ी खबर दे रहा हूं आपको, ब्रेकिंग न्यूज दे रहा हूं, 3 पिटीशन तैयार हो रही थी तोशा खाना के हवाले से जी। 3 पिटीशन, इन पिटीशन में तोशा खाना था और दीगर चीजें थी जिसमें कई हुकूमती लोगों के नाम थे कि इनको भी गिरफ्तार करें, इनको भी, इनसे भी इन्वेस्टिगेशन की जाए, इनको भी शामिल तफ्तीश किया जाए। तो उन्होंने कहा को सिलसिला ही मुका छोड़ो। उन्होंने सेम आप वाला काम किया, सेम वही काम किया जो आप मेरे साथ करते हैं। कौन सा? तो सिलसिला ही मुका छोड़ो। नहीं मैं क्या मैं क्या करता हूं? ओ यार, आप में और आपकी हुकूमत में फर्क क्या है? फर्क इतना है कि 800 रुपए का सूट नहीं लेके देते आप। आज आपका वो 800 रुपए का सूट फंसा हुआ है, लोगों के पता नहीं कितने थान बिक गए हैं। राना साहब, वो अज़मा बुखारी साहिबा ने कहा है कि साहिबा कहती हैं कि नाकदीन कारकर्दगी पे बात नहीं कर सके तो इसलिए किरदार कुशी करते हैं। उन्होंने आज आके टमाटर प्याज उसका रेट आके बताया, उन्होंने कहा देखें जी वो रमज़ान में क्या रेट था और अब क्या हो गया, अब कोई बोलता नहीं। कितने का उनसे पूछना था रेट, क्या हुआ है, पूछा आपने? उन्होंने 120 रेट बताया, उन्होंने टमाटर तो 50 रुपए के बता दिए उन्होंने।
मुझे 50 रुपए के टमाटर ले दें यार जहां से मिलते हैं। बल्कि अपने प्रोड्यूसर साहब से हम कहते हैं, इनको ज्यादा पता होता है कि कहां से मिलते हैं। ये उस दिन आटा भी मुझे लेके दे रहे थे। इनसे पूछ लें ना कहां से मिलते हैं, जाके ले ले यार हम भी, और उसके बाद गरीबों को बांट दे जाके। हम के यार चले कैसे जाए। और भाई बात यह है कि अगर आप क्यों भूलते हैं कि आपके लीडर मोहम्मद नवाज शरीफ साहब ने कहा था रोटी 4 रुपए की होगी। ये हमने नहीं कहा था, आपके मंशूर में था 300 यूनिट फ्री होगा। आपके मंशूर में था कि डॉलर यहां तक आ जाएगा। आपके मंशूर में था मेडिसिन इस तरह मिलेंगी। आपके मंशूर में था इतनी नौकरियां मिलेंगी। भाई आपके मंशूर में था ना, हम पूछे भी ना, हम ये कहे भी ना कि जनाब आपने जो वोट फार्म 47-42 या किसी भी तहत लिए हैं, उन वोटों को जो लिया है, जिस मकसद के लिए लिया है, जो आपने नारा लगाया था जनाब, उसके मुताबिक रेट क्यों नहीं हुआ? क्या आइंदा 2 सालों में अगर ये रहे तो रेट हो जाएगा? तो उसका जवाब आपके सामने है। कल आप ही के प्रोग्राम में राना एहसान अफजल साहब ने कहा कि 70% के साथ गंदम बेच चुका है। और आपने जब सवाल किया किसको बेच चुका है, तो उन्होंने इकरार किया मिडलमैन को। वो मिडलमैन क्या फिर वो गंदम 2900 रुपए की, 2400 रुपए की, 2800 रुपए की, 2600 रुपए की, 2200 रुपए की बेचेगा? नहीं, वो 5000 की बेचेगा। प्रॉफिट लेगा, अपनी खून निचोड़ेगा, सब कुछ करेगा, और हमारी हुकूमत फिर बैठी सुख की बांसुरी बजाती रहेगी और कुछ नहीं करेगी। तो आप कहते हैं कि बंदे भी गिरफ्तार ना हो, आप कहते हैं गिरफ्तारियां। और यार ये तो मैंने बताया कि ये सारा काम उन 3 पिटीशंस की इतला मिलने पर, जिसके तहत ये फैसला हुआ था कि जनाब अगर आप राना अजीम को पकड़ रहे हैं, यासर रशीद को पकड़ रहे हैं, अगर आप अब्बासी साहब को पकड़ लगा, हमारे अब्बासी साहब नहीं पकड़ इनको पकड़ रहे हैं, किसी और को पकड़ रहे हैं, तो आप इनको बाकियों को भी पकड़े, तो आप फौरी तौर पे उन्होंने कहा इसका बंदोबस्त पहले ही कर दें। पहले मुझे एक बात बता दें जरा, अगर हम आइन और कानून के तहत बात करें तो जुर्म करना, कोई भी जुर्म करे, यह हमारा मजहब भी कहता है। जब रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो तसव्वुर भी नहीं हो सकता कि हज़रत बीबी फातिमा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा चोरी क्या तसव्वुर भी करे, लेकिन आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक मिसाल कायम की और फरमाया रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, मेरी बेटी भी ऐसा करे तो उसके भी हाथ काट दो। तो जब इस्लाम हमें इस बात का दर्ज देता है, जब इस्लाम में हमें यह कहा गया है कि जनाब कोई भी हो, चाहे वजीर आजम हो, उस पर ज्यादा जिम्मेदारी है, वजीर आला हो उस पर ज्यादा जिम्मेदारी है, अपोजिशन लीडर हो उस पर ज्यादा जिम्मेदारी है, अवाम के वोट लेकर असेंबली की ठंडे ठंडे ईवानों में बैठने वाले अरकानी असेंबली हो तो उन पर ज्यादा जिम्मेदारी है। हाँ, ना पकड़े आप उस गरीब आदमी को, ना पकड़े आम शख्स को, ना पकड़े जिसे शायद जिसका इतना कसूर भी नहीं है। ये क्या कानून आपने बना दिया कि रुकने असेंबली नहीं पकड़ा जा सकता? क्या ये इस्लाम के मुताबिक है? क्या ये पाकिस्तान के आइन के मुताबिक है? क्या ये 73 के आइन के मुताबिक है? क्या इससे आप कानून को, आइन को बिल्कुल आपने साइड पे नहीं रख दिया? अगर सुप्रीम कोर्ट के हाजिर सर्वस जज का एहतसाब हो सकता है, उसके खिलाफ कार्रवाई हो सकती है, उसके खिलाफ सब कुछ हो सकता है, तो फिर ये किस जगह का कानून है कि जनाब को यह दायरा, नैब का दायरा जो है वो नहीं गिरफ्तार कर सकता रुकने असेंबली को, नहीं गिरफ्तार कर सकता सेनेटर को? तो फिर खत्म करे उस दायरे को। ये कह देना कि जनाब कोई भी दायरा जो है रुकने असेंबली को, सेनेटर को, वजीर को, फलां को, हमने तो जीप बना रखा है, जो सदर पाकिस्तान बन गया उसको जनाब इस्तना हासिल है, जनाब उसको नहीं आप पूछ सकते। क्यों नहीं पूछ सकते? अगर हजरत उमर फारूक रजी अल्लाह ताला अन्हो से सवाल किया जा सकता है, अगर रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में सवाल किया जा सकता है, अगर हजरत अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह ताला अन्हो से सवाल किया जा सकता है, तो फिर क्यों नहीं सवाल किया जा सकता? क्यों नहीं उनका एहतसाब किया जा सकता?
हम सियासत 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 नहीं, अच्छा। मुझे फायदा दो, राणा हमें साहब, लूटने दो, सियासत और हमें फायदे की लूटने अगर का बात लाइसेंस करें, जारी करो। खैबर पख्तूनख्वा में आपको याद होगा कि जब असेंबली का इजलास नहीं बुलाया जा रहा था तो फैसल करीम कुंडी साहब जो हैं, जो पीपल्स पार्टी के तर्जुमान थे तब, वो बारहा मवाक़िम के ऊपर प्रेस कॉन्फ्रेंस करके ये कह रहे थे कि वफाक को इंटरफेयर करना चाहिए इसमें। अब जब वो इजलास बुलाना चाह रहे हैं, रिक्विजिशन गई है, उसके ऊपर उन्होंने दस्तखत करने से बतौर गवर्नर इनकार कर दिए हैं, तो उन्होंने स्पीकर को वो दरख्वास्त भिजवाई हुई है। तो अब इजलास ना बुलाने की वजूहात क्या सामने आती हैं? वो आपने सुना हुआ है ना, आप तो बहुत अच्छे शायर भी हैं, बड़े बड़े आपके पास शेर भी होते हैं कि हम वो कत्ल भी करते हैं तो चर्चा नहीं होता। तो बात यह है कि उस वक़्त इनका एक मफाद था। मफाद ये था कि फैसला एक आया हुआ था, इन्होंने हलफ उठवाना था, 1 2 4 सेनेटर बनवाने थे, अपना फ़ायदा उठाना था, फ़ायदे के लिए इजलास बुला रहे थे, KPK के लिए नहीं। आप KPK के जो मसाइल आज बयान किए गए हैं, KPK ने जो पैसा वफाक से लेना है, अगर पंजाब को कोई सहूलत मिल रही है, अगर सिंध को कोई सहूलत मिल रही है, अगर बलोचिस्तान को कोई सहूलत मिल रही है, तो वो सहूलत KPK को भी मिलनी चाहिए ना भाई। हाँ, ये पाकिस्तान है, ये सब कुछ पाकिस्तान के लिए होना चाहिए, तमाम सूबों के साथ मुश्तरका जो है ना वो सिलसिला होना चाहिए। अब करीम कुंडी साहब को ले ना लाइन पे, पूछे उनसे कि क्यों नहीं इजलास बुलाया जा रहा, आप क्यों नहीं इजलास बुलाने की रिक्विजिशन पर दस्तखत कर रहे, आखिरकार वजह क्या है, कौन सा ऐसा खतरा आ गया है कि इजलास बुलाएंगे तो ये हो जाएगा। भाई गवर्नर साहब का ये फर्ज है, उनके फ़राइज़ में शामिल है कि अगर असम्बली के इजलास के लिए रिक्विजिशन जाए, हाँ अगर वो समझते हैं ये इजलास नहीं होना चाहिए, तो फिर उस पर वो इतराज़ लगाकर भेजे जो इतराज़ बनता है। क्यों ये भूलते हैं? इसी पंजाब के अंदर याद है ना आपको, जब पंजाब के गवर्नर जो अब गिरफ्तार हैं, साबिक गवर्नर, उनके मुतल्लिक़ ये क्या कहते थे, याद है आपको? जी याद है, अच्छे। आपको याद है कि यही लोग बाकी जगहों पे क्या कहते थे? तो यासर साहब, बात यह है, अपनी ज़ात पे बात आए तो कुछ नहीं होता, अगर अपनी ज़ात पे बात ना आए तो फिर सब कुछ होता है। ये मफादात की जंग लड़ी जा रही है, कोई नहीं इस पाकिस्तान की जंग लड़ना, किसी को आवाम की फिक्र नहीं है। किस तरह गर्मी में अवाम मर रही है, किस तरह भूख में अवाम मर रही है, किस तरह लोग जो है बेचारे बेरोजगारी में गुजारा कर रहे हैं। यहाँ पर यह है कि इसको इक़्तिदार से हटा दो, इसकी सियासी जमात ख़त्म कर दो, इसको जेल के अंदर फेंक दो, इसे जेल से निकाल लो, इसे फलां कर दो, इसे फलां कर दो। ये मुझे पसंद नहीं है, ये तुम्हें पसंद नहीं है, जिसको जो पसंद नहीं है उसे ख़त्म कर दो। ये हो रहा भाई। बात यह है कि कितने दिन वो रिक्विजिशन पे साइन नहीं करेंगे, 5 दिन, 7 दिन, 10 दिन, लेकिन वो ना भूलें एक कानून मौजूद है और स्पीकर के पास एक इख्तियार भी मौजूद है। अगर तो ये फैसला हो चुका है कि गवर्नर जिस सूबे में भी या जहाँ पर भी सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल की हुकूमत है, तहरीक इंसाफ की हुकूमत है, वहाँ पर इसी तरह करना है, तो फिर इससे ज़हन में रखें सबसे पहले नुकसान पाकिस्तान की मौशियत का होगा। नहीं राणा साहब, ये बताइए कि क्या गवर्नर राज की कोई बात भी हुई थी या अली अमीन गंडापुर साहब ने ऐसे ही कह दिया है कि अगर गवर्नर राज लगाने की कोशिश की गई तो फिर गवर्नर हाउस पे कब्जा ये अवाम कर लेंगे? मुझे एक बात बताएं, वो वज़ीर आला KPK है, वो वज़ीर आला KPK है, और अगर उन तक बात कोई उन्होंने पहुंची है, वो एक ज़िम्मेदार शख्स है यासर शीर साहब, और ज़िम्मेदारी से वो एक बयान दे रहे हैं। कहीं पे ये बात हुई होगी, कहीं पर ये लफ्ज़ निकला होगा, कहीं पर इस बात का चर्चा हुआ होगा, कहीं पर किसी ने ये बात की होगी, और जब किसी जगह ये बात हुई होगी, किसी जगह इस बात का चर्चा हुआ होगा, तो लाजमी बात उन तक भी पहुंची होगी। और दूसरी बात आप ज़हन में रखिएगा, चले आपको खबर दे दें, मेरी कुछ देर पहले बात हो रही थी और मैं खबर के लिए बात कर रहा था कि प्रोग्राम में खबर देनी है तो इस पर थोड़ी सी इंफॉर्मेशन लेते हैं। तो पता चला कि अली अमीन गंडापुर साहब की प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद जो मीटिंग हुई है
उस मीटिंग में बहुत सीनियर से वकला भी थे, उस मीटिंग में बहुत सीनियर इनके अपने रहनुमा भी थे। तो 3 ऑप्शंस पे काम हो रहा है कि अगर गवर्नर राज की तरफ कोई जाता है तो फौरी तौर पर अदालतों में किस तरह जाया जाएगा, अदालतों के अंदर किस तरह रुख किया जाएगा, अदालती महाज पर किस तरह लड़ा जाएगा, पुरअमन अवामी तहरीक किस तरह शुरू की जाएगी, और फिर उसके बाद तीसरा जो उन्होंने रखा है कि इंटरनेशनल तौर पर इसको किस तरह इस बात को पहुंचाया जाएगा और पाकिस्तान के अंदर दीगर सियासी जमातों के साथ किस तरह राब्ता किया जाएगा। और एक लेटर, आपको अगली खबर भी दे दूं, एक लेटर लिखा जाएगा अगले 24 घंटे के बाद। वो लेटर अमीर मकाम साहब को भी लिखा जाएगा, इख्तियार वली साहब को भी लिखा जाएगा, वो लेटर जमीयत उलमा इस्लाम को भी लिखा जाएगा, वो लेटर उन तमाम सियासी जमातों को जिसमें एमन वली खान साहब शामिल हैं उनको भी लिखा जाएगा। और उस लेटर में लिखा जाएगा अपने सियासी इख्तलाफात, अपने नजरियाती इख्तलाफात हम बिल्कुल रखें, हम एक दूसरे के खिलाफ इलेक्शन लड़ें, सब कुछ जायज़, लेकिन अपने सूबे के हकूक के लिए सबको इकट्ठा होना पड़ेगा। ये लेटर की तैयारी भी हो रही है। मैं ये आपको वो ब्रेकिंग न्यूज़ दे रहा हूँ, ये सारी जो आपको 24 घंटे बाद 36 घंटे बाद मुख्तलिफ टीवी चैनल्स पर नज़र आएंगी। ये मैं आपको वक्त से पहले ये चीज़ें बता रहा हूँ कि ये फैसले ये एक सूबे का मामला जो होगा। आज मैं आपको फिर मैंने कल भी आपसे कहा था और आज भी आपको एक बता दूँ, अगर ट्रेन की आपने कोई 2 से 3 बोगियां नीचे उतारी इख्तदार की ट्रेन से की, तो ज़हन में रख लीजिएगा इस बात को कि वो ट्रेन अपनी मंजिल तक नहीं पहुंचेगी। तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आईन पाकिस्तान के अंदर मौलाना फजलुर रहमान और हाफिज़ नईमुर रहमान साहब वो शामिल हो जाएंगे, तो आपको ये शमूलियत कब तक दिखाई देती है, और अगर ये शमूलियत हो जाती है तो फिर इसकी हैयत में तब्दीली क्या होगी? देखिए, मेरे पास जो इतला है ना, वो मेरे पास इतला ये है कि सारे मामला मुकम्मल हो चुके हैं। महमूद खान अचकज़ई इस पर बहुत मेहनत कर चुके हैं। महमूद खान अचकज़ई साहब की 2 मुलाकातें इस ज़िमन में मौलाना साहब से हो चुकी हैं और बाकी तहरीक इंसाफ के कुछ रहनुमाओं की हाफिज़ नईम अहमद साहब से मुलाकातें हो चुकी हैं। सही। जिसके बाद बहुत जल्द आपको ये चीज़ नज़र आएगी कि एक बड़ा अपोजिशन इत्तेहाद बनेगा, पार्लियामेंट के अंदर, पार्लियामेंट के बाहर, दोनों जगहों पर यह इत्तेहाद होगा। और तहरीक इंसाफ इसमें यहां तक तैयार है कि वो इसके लिए हर कुर्बानी देने के लिए तैयार है, यानी वो इसकी सरबराही नहीं चाहेगी। कोई भी सरबराह बन जाए, कोई भी सरबराह बन जाए, वो इसकी सरबराही नहीं चाहेगी, सिर्फ और सिर्फ चाहेगी वो नुमाइंदगी चाहते हैं उसमें। एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस आते हैं, इस पर मजीद बात होगी। नाज़रीन कहीं नहीं जाएगा, स्टे विद अस। ब्रेक के बाद खुशामदीद नाज़रीन। इस वक्त जो हुकूमती तरजीहात हैं वो हुकूमती तरजीहात में अवामी मसाइल के साथ तक शामिल हैं। ये आपस का टकराव है जो सियासी तौर पे है, जिसमें नज़रियाती इख्तलाफात भी हैं। ये अनरेस्ट कब ख़त्म होगा, या एक दूसरे से तहफ़्फ़ुज़ात कब ख़त्म होंगे, या खदशात कब ख़त्म होंगे और आवाम के मसाइल के ऊपर तवज्जो दी जाएगी, क्योंकि अवाम जो है वो मसाइल से दो चार है और अवाम के आस पास जिस हद तक बगूला रक्स करता हुआ आता है, तो उसमें से मसाइल अगर ढूंढने लग जाएं तो मसाइल तो आपको हर तरफ मिलेंगे, लेकिन उनका हल आपको किसी तरफ दिखाई नहीं देगा। और जो हल होगा वो किसी दूसरे के कंधे पे रख के चलाने की कोशिश की जाएगी कि हल जो हम निकाल सकते थे उसमें रुकावट ये लोग थे। अब वो रुकावटें किस हद तक दूर होंगी, इसी बारे में बात करते हैं। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के रहनुमा बैरिस्टर दानियाल चौधरी साहब ने हमें ज्वाइन किया है और GDA की रहनुमा सायरा बानो साहिबा ने हमें ज्वाइन किया है। आप दोनों हज़रात का बेहद मशकूर हूँ। सायरा बानो साहिबा, पंजाब हुकूमत के इक़दाम के ऊपर आपने बेशुमार बातें की है माजी में। अभी जो उन्होंने स्कूटीज़ जिसका इजरा किया था, वो लाहौर हाई कोर्ट ने उसके ऊपर ये हुक्म जारी कर दिया है कि स्कूटीज़ का मामला रोका जाए और कॉलेजेस को बसेस फराहम की जाएं ताकि ट्रांसपोर्ट का सिस्टम इस तरीके से बेहतर हो।
अब महंगाई के ऊपर हम बारहा बातें करते हैं, लेकिन अज़मा बुखारी साहिबा ने आज ये कहा है कि नाक़दीन जब कारकर्दगी पे बात नहीं कर सकते तो वह किरदार कुशी करते हैं। तो आप बतौर नाक़द किरदार कुशी की बजाय क्या तारीफ़ व तासीफ़ कर सकती हैं? बाकी ये कि बाकी सब चीज़ों को तो छोड़ा जाए, जो किसानों के साथ हाल हुआ है और जो किसान अपने एक जो हर बंदे का आईनी और जमहूरी हक होता है, उसके तहत जिस तरीके से उन लोगों को कैद किया गया, उनको पकड़ धक्कड़ मार कुटाई, और फिर कल जो बुकला के साथ हुआ, भाई पहले उस सूबे का लॉ एंड ऑर्डर तो सही कर लें। जो एक किसान, जो एक पंजाब को वो कहते हैं ना पंज आब, और एक होता है ना कि जैसे वहां पर ज़राअत का ज्यादा है, तो जिस तरीके से वो बहरान आपने पिछले दिनों देखा और किसी के कान पर चू तक भी न रहेंगी, और अब हातिम ताई की कब्र को लात मारते हुए सुना है कि कुछ गंदम इतने खरीदी जाएगी। तो मैं कहती हूँ कि बजाय बाकी इधर उधर काम करने के जो मेन मसला है, जो वो कह रहे हैं ना कि लाखों किसानों को खुदकुशियों से बचाने के लिए ये कदम उठाना चाहिए था, बजाय कि बाकी दूसरे या तीसरे। सायरा बानो साहिबा, जिस तरीके से देखा जाए सिंध के अंदर, आप क्या समझती हैं कि सिंध में पिछले दिनों तैमूर तालपुर साहब हमारे साथ मौजूद थे, उन्होंने कहा कि बड़ी हद तक सिंध ने सरकारी तौर पर प्रोक्योर किया गंदम को, तो आप तक के तलात क्या हैं कि क्या वाकई उसे प्रोक्योर किया गया है, ख़रीदा गया? नहीं जी, मैं खुद एक जिम्मेदार घराने से ताल्लुक़ रखती हूँ। बाढ़ दाने के लिए कल ही मैंने डीसी साहब से हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट की है कि जो वफाक ने पास्को की बोरियां दी हैं, खुदा के वास्ते वो थोड़ी सी दी जाएं। और वहां पर जहाँ मैं अपने हल्के की बात कर रही हूँ, खुले आम 600 रुपए की बोरी, 600 रुपए पर बोरी, उसके ऊपर रिश्वत ली जा रही है। और जिन अपनों को नवाजा जा रहा है, वहाँ के MNA MPS की पर्ची, साइन शुदा पर्ची के ऊपर मिल रहा है। आप इनकी बातों पर यकीन कर रहे हैं? जो आजकल आपने तस्वीरें देखी हैं कच्चे के डाकुओं की, जो अपने 15 साल दौरे इक़्तिदार में कच्चे के डाकुओं का उसका कोई हल ना निकाल सके, कि जो कि सिक्योरिटी के नाम पे अरबों खरबों इनके बजट में होते हैं। और जो IMF का बजट 18वीं तरमीम का जो वो कहते हैं ना ढोल आप और हमारे घर पे डाला और ये सूबे ले जाते हैं, और उसके बाद उनकी अपनी मर्जी को उसको कैसे खर्च करें, तो पहले वो तो कर लें। इनके अपने मुशीर वहां पर असले की वो तरसील पे पकड़े गए हैं, और उसको कोई खुदा न खास्ता हर पुलिस ने क्या काम करना, हमारी एजेंसीज के लोग ही थे जो उन्होंने देखा और फिर उसके बाद लिया। ऐसा मैं आपको बता रही हूँ कि कल पास्को मेरी तो खुद कल बात होके और मिन्नत तरला करके बोला है कि खुदा के वास्ते दे दे, और 8,000 रुपये मन, वो 2.5 मन की जो बोरी है वो 15 दिन पहले बेची, और अभी पता चल रहा है कि वो 7,800 और 7,600 तक भी कहीं ना कहीं मिल रही है। इन्हीं के लोग मिडल मैन बन के लोगों का इस्तेसाल कर रहे हैं और खरीद रहे हैं, और बाकी ऐसा ही है। आप इनकी बातों पे कैसे यकीन कर लेते? उससे पहले आपने ये तशहीरी मुहिम का बोला, इनके इस फैसले पे अमल दरामद कौन करवाएगा? क्योंकि जो MNA हल्के में जाते हैं तो उसके पास तो और तो कोई चीज होती ही नहीं है। लोगों को आगे भी जो ख्वाब दिखाते होते हैं वो यही होते हैं कि आपके ये काम हो जाएंगे, ये रोड रास्ते, और ये कह रहे हैं कि नाम ना लगाए जाए। अगर ये हो जाए तो बहुत अच्छी बात है, जैसे कि आपने बोला कि ना फिर हमें आटे की बोरियों पे मिले, ना हमें सरकारी पैसा। उन्होंने कहा हमारी मर्जी, हमारी हुकूमत है, हम अपनी तस्वीर लगाएंगे। तो हमारे गले में तो बेनज़ीर इनकम सपोर्ट का कार्ड पड़ा हुआ है, वो पड़ा हुआ है कि वहां पर लोगों को जो दबा के रखा जाता है और जो धमकियां दी जाती हैं कि आप लोगों के ये पैसे बंद हो जाएंगे, और वो भी क्या कह सकती हूँ मैं, हम तो खुद इससे डसे हुए कि तशहीरी मुहिम में किसी का नाम नहीं होना चाहिए। ये हुकूमत पाकिस्तान का है। तो साहब आप भी MNA रही हैं और आपने एक वक्त असम्बली में पूरा 5 साल का वक्त गुजारा है। MNA सिर्फ यही लिखते कि इस काम के नीचे कि जनाब ये सड़क जो है NA फलां के MNA सन फलां ने बनवाई है, तो यही काफ़ी होगा। पैसे सरकार के हैं, मतलब जिस तरह आटा आया और उसमें बड़े मियाँ साहब की तस्वीर लग गई, अब बाकी चीज़ों पे बाकी लोगों की तस्वीरें लग रही हैं। तो ये सवाल, ये तो हुक्म जो है सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस साहब ने जारी किया है, और उसके बावजूद उस पर अमल नहीं हो रहा। तो आप क्या कहती हैं, आइन क्या कहता है? फिर जो अमल नहीं करता उसके खिलाफ क्या एक्शन हो सकता है? एक थोड़ी है, ऐसे हजारों जो कहते हैं कि फैसले पड़े हुए जिन पे अमल नहीं हुआ। मैं पॉवर्टी एलिवेशन की चेयरपर्सन थी
और उस पे तकरीबन 350 बंदा डेपुटेशन पर आया हुआ था। और सुप्रीम कोर्ट की इतनी बड़ी वर्डिक्ट थी कि कोई बंदा डेपुटेशन पर नहीं जाएगा। लेकिन वही बात है कि रेडियो पाकिस्तान के तो वो बेनजीर इनकम सपोर्ट में घुसा हुआ है। जो डिपार्टमेंट आप देख लें अपनी मर्जी के चुन चुन के वहां पर लोग आए हुए, लेकिन उसकी कोई है ही नहीं। देखिए फैसले तो दे देते हैं, बाद में फिर बंदा पीछे मुड़ के भी तो देखे ना कि इसको पे इम्प्लीमेंट हम करवा सकते हैं या नहीं करवा सकते। और बाकी आपने कहा कि एक एमएनए के नाम के पीछे ऐसे लगा हुआ हो, मैंने भी तरक्याती काम फंड मिले थे, किसी एक पे ना फट्टी है ना नाम है। और अभी कैंपेन में लोगों ने, मैं जब जहाँ जा रही थी तो मुझे बताया कि यदि ये आपके फंड से, तो मैंने उनको सख्ती से मना किया था कि ये कोई मेरे फंड, मतलब मेरी कोई अपनी जमीन जायदाद बेच के तुम लोगों को सड़क नहीं बनाएंगे, तुम लोगों का पैसा है। और आई एम सॉरी, मैं तुमको बोल कर भी आई हूँ कि किसी का शुक्रिया अदा करने की जरूरत नहीं है। ठीक, तुम लोगों के टैक्सेस के पैसे, लोगों के टैक्सों का पैसा है। दानियाल चौधरी साहब, जिसकी हुकूमत हो सभी को मालूम होता है कि सीएम कौन है, पार्टी सदर कौन है, लेकिन अब ये क्लीन पंजाब के हवाले से आपको भी मालूम होगा, ये लाहौर के कुर्बो जवार में या मॉल रोड के ऊपर या उसके अतराफ़ में जितने भी फ्लैक्सेस लगे हुए हैं, उस पे मरीम नवाज़ साहिबा की तस्वीर भी है, उसमें नवाज़ शरीफ साहब की तस्वीर भी है, साफ़ सुथरा पंजाब के स्लोगन से। तो ये तस्वीर का मकासद क्या होते हैं और इससे हासिल क्या हो जाता है? क्योंकि मालूम तो सभी को ही है कि नून लीग की हुकूमत चल रही। देखिए जी, पॉलिटिकल बंदे के लिए सबसे बड़ी माइलेज ये होती है कि जब वो काम करे तो नज़र आए। और हम वाहिद हुकूमत हैं जिसने हमेशा काम किया और हमारा काम नज़र भी आया, और उसी काम ने हमें हमेशा हमारी गारंटी भी ली और लोगों को पता भी है। देखिए, आज मैं अगर चारों सूबों के चीफ मिनिस्टर्स का कंपैरेटिव एनालिसिस करूं तो किसी का कोई मुवाजना ही नहीं है कि जिस तरह यहाँ पंजाब में काम हो रहा है और सूबों के जो कंपैरिजन करें। यहाँ हमेशा डिलीवरेंस की सियासत हुई है। हमने पंजाब में भी कुछ दिन पहले सिंध गया हुआ था, मैं तो उन बेचारों का हाल देख के परेशान हो जाता हूँ। जो रोडें हैं, लाइटें, जो स्ट्रीट लाइट्स हैं, जो उनकी बिजली की तारों के मसले हैं, जो उनके पानी के मसले हैं, अल्लाह का शुक्र वो जो जिसको लाइटों का शहर कहते थे, अगर आज उससे मुआवजा करें आप पंजाब का तो कोई कंपैरिजन नहीं है। पंजाब इज़ वे फार अहेड। वो टैक्स कलेक्शन हो, वो रेवेन्यू जनरेशन हो, बिजनेस के अपॉर्चुनिटीज़ हो, और इंशाल्लाह ये चीज़ें इसी तरह चलेंगी। और जो एडवर्टाइजमेंट होती है वो देयर पार्ट ऑफ द पॉलिटिक्स, कि आपको लोगों को पता भी हो कि काम कौन करवा रहा है। यहाँ तो लोगों ने जी खाली ट्यूबवेल्स इफ्तिताह करने के ऊपर लोगों ने लाखों रुपए के बैनर्स लगवाए और करोड़ों की फंडिंग करवाई। हम तो काम करके डिलीवर कर रहे हैं और इंशाल्लाह डिलीवर करते रहेंगे। सारा साहब, एक बात तो बताइएगा, एक कानून पास कर लिया कौमी असम्बली ने कि किसी एमएनए को, किसी सेनेटर को जो नैब अब गिरफ्तार नहीं कर सकती, कॉल ऑर्डर पे भी नहीं, इंक्वायरी पे भी नहीं, कुछ भी नहीं। मुझे सिर्फ इतना बता दें, क्या ये पाकिस्तान के आइन में ये चीज़ मौजूद है? क्या हमें इस्लामी नुक्ते नज़र से इस चीज़ की इजाज़त है? राना साहब, आप तो ऐसे कह रहे हैं कि जैसे 76 साल आइन पर मनोअन अमल हो रहा है। जो आइन की धज्जियां बखेरी गई, या आपने पिछले देख लिया कि 90 दिन का वो इलेक्शन का मामला हो या कोई भी मामला हो, मेरे से पूछा है मैडम से। सायरा साहिबा की टेक इस पे आले, फिर मैं आपकी तरफ आता हूँ चौधरी साहब। जी जी। तो आइन को जिस तरीके से पांव तले रोंदा गया, कैसी बातें कर रहे हैं कि आपने कहा कि ये मजहब तो बहुत सारी चीजों की इजाजत नहीं देता। लगा लेना जितने हमारे, मैंने आपको पहले कहा था कि आई एम सॉरी, इसको कोई कैसे लेगा। पाकिस्तान का नाम सिर्फ पाकिस्तान होना चाहिए। इस्लामी जमहूरियत है पाकिस्तान, ना यहाँ पर इस्लामी कवानीन है, ना यहाँ पर जमहूरियत है। ये ऐसे ही है जैसे किसी बंदे को आप जबरदस्ती नेक बात, पाक बात और ऐसा साबित करते हो और उस बेचारे का दिल भी ना करता हो काम करने को, मगर उसको वापस दुनिया के सामने करना पड़ेगा कि नहीं भाई मेरे ऊपर ये टैग लग गया। तो यहाँ पर तो कुछ भी नहीं है। आप अगर इस्लाम उसकी बात करते हैं तो यहाँ पर कहाँ पर है? क्या चोरी करने वालों के हाथ काटा जा सकता है? तो इसलिए इस्तदा ये है कि आप मेरे टैक्स के पैसे जाया ना करें, नैब भी बंद कर दे, FIA भी बंद कर दे, क्योंकि किसी गरीब बंदे की तो इतनी हिम्मत नहीं है चोरी करने की। क्योंकि अगर उसे 22,000 रुपये कर्जा देना होता है तो वो खुदकुशी कर लेता है, लेकिन उसके बाद उसके पास 22,000 नहीं होते। यहाँ पर वो कहते हैं ना कि 1 रुपया चोरी करने वाला चोर है और 1 लाख रुपए चोरी जो करता है वो फनकार होता है। तो हमारे यहाँ बड़े बड़े फनकार हैं,
तो जब पकड़ना ही नहीं है तो बस फिर ये इदारे भी बंद करो, तो अल्लाह खैर सल्ला। फिर थोड़ा सा हमें दे दे कि देख ले, हमें ऑप्शन दे दे कि हमने यहाँ पे रहना है या यहाँ से चले जाए। ठीक, खुद ही यानी आप ऑप्शन मांग रहे हैं। दानियाल चौधरी साहब, एक तो इस पे कमेंट कर दीजिए, ये जो राना साहब ने सवाल किया। दूसरा ये कि आपकी अपनी कम्युनिटी है, ये वकला कम्युनिटी, तो आप बरसर इक़्तिदार भी हैं, तो उनके कुछ तहफ़्फ़ुज़ात हैं। वो कहते हैं हमारे ऊपर 780 के मुकदमात किए गए तहफ़्फ़ुज़ात की बुनियाद के ऊपर भी, और हुकूमत वक्त में से उनको क्या सपोर्ट किया जा रहा है या उनकी मुखालिफत की जा रही? देखिए, पहले तो काइंडली मुझे आप ड्यू टाइम दे दें मेरा, ये आपने कहा था कि सेगमेंट है, तो फिर मेहरबानी करके आई वुड नीड माई टाइम ऑल्सो। देखें, जहाँ तक बात है, पूरा क्वेश्चन ही आप बुला दिया आपने। जहाँ तक बात थी पिछले सवाल की कि जो लॉ का, जो नैब की तरमीम की तरफ जा रहे हैं, देखें लॉ का एक मैक्सिम है, इनोसेंट अनटिल प्रूवन गिल्टी। ये पूरी दुनिया में ये मैक्सिम फॉलो होता है कि इनोसेंट अनटिल प्रूवन गिल्टी। आपकी इंक्वायरीज होती हैं, इंक्वायरी स्टेजेस के ऊपर चीज़ें फॉर्मुलेट होती हैं, विटनेस अपना रोल प्ले करते हैं, ट्रायल शुरू होता है और उसके बाद आपको सज़ा होती है। अनफॉर्चुनेटली यहाँ क्या तरीका हो गया है कि आपको पहले पकड़ लेते हैं, पूरा आपको 2-2.5 साल शायद खान अब्बासी साहब जैसे बंदे और लोगों को जिस तरह उठा के बंद किया रखा, और 2 साल बाद नैब ने कहा या सोचा कि इनके ऊपर केस नहीं बनता, तो आपने छोड़ दिया उनको। मैं खुद आपको अगर बताऊं कि इट टुक मी 2 years टू प्रूव कि जो मेरी नानी है वो मेरी मुलाजमा नहीं, मेरे नाना मेरे गार्ड नहीं, और मेरे मामू मेरे ड्राइवर नहीं। 2 साल लगे इस चीज को प्रूव करने में। तो देखिए, आप जो इनोसेंट अनटिल प्रूवन गिल्टी का जो कॉन्सेप्ट है वो है ही ये कि आपका ट्रायल चले, चीजें सामने आए और फिर आपको सजा हो, और उसी जो कॉन्सेप्ट है वो पूरी दुनिया में चलता है, और तभी पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन खत्म होगी। मैं एक चीज बड़ी स्ट्रांगली बिलीव करता हूं, लेकिन बसद एहतराम दानियाल चौधरी साहब, जब आपके मुखालिफिन उठाए गए इसी नैब के केसेस में, तोशाखाना केस में जब उठाए गए, पाबंदे सलासिल रखे गए, वहीं पर ट्रायल हुई, बाद में सजा हुई, तो वो जो मुद्दत है उनकी उस गिरफ्तारी की, उसकी तौजीहात तब नहीं बयान की जा रही थी। लेकिन अब जब एहतसाब अदालत के अंदर केसेस लगे हुए हैं जिसमें आसिफ अली जरदारी साहब को बतौर सदर इस्तिस्ना दिया गया, बरियत की दरख्वास्त नवाज शरीफ साहब ने दी हुई है, उधर यूसुफ रज़ा गैलानी साहब भी एक दरख्वास्त लेके पहुंचे हुए हैं, तब ये बातें होती। मैं ये नहीं कहता कि ये आप अपने मफाद के लिए कर रहे हैं, लेकिन वो जब वक्त आता है और टाइमिंग मैटर करती है तो वहां पे फिर बात जो है वो अपने आप पे आ जाती है कि ये आप अपने लिए कर रहे हैं। देखिए, अपने लिए तो अभी कोई केस पेंडिंग है नहीं, नंबर 1। मोस्टली चीज़ें थी वो जो जिस तरह पॉलिटिकल विक्टिमाइज हमने जेलें काटी हैं, हम दोबारा उनमें जेलें नहीं काट सकते। हमें बेलें हो गई हैं सब बंदों ने। मेरी पार्टी का कोई ऐसा बंदा नहीं है, मुझे यू वुड नॉट नेम अ सिंगल पर्सन हु इज नॉट फेस द जेल्स, ठीक है ना। अब तो जो हम कर रहे हैं वो बात ये हो रही है कि देखिए, मैं एक चीज़ स्ट्रांगली बिलीव करता हूँ कि मेजॉरिटी ऑफ द पंजाब में उस तरह करप्शन का कॉन्सेप्ट नहीं है। अगर जो करते हैं तो ब्यूरोक्रेसी या कोई और करती हो तो करती हो, सियासत जो दान जो होते हैं यूजली उनके कंट्रोल में इतनी चीज़ें होती ही नहीं, और यूजली मोस्टली केसेस में सिवाय उक्के दुक्के जो ऊपर बहुत हाई लेवल पे बैठे होते हैं, उसके अलावा जो है इतनी पावर में चीज़ें नहीं होती। लेकिन जो कॉन्सेप्ट है, मैं एज ए वकील बात कर रहा हूँ कि दुनिया भर में यही होता है कि आप लोगों की इज्जतें ना उछालें, वो तहरीक इंसाफ हो, वो JUI हो, वो पीपल्स पार्टी हो, कि देखिए मैं अगर पॉलिटिक्स में हूँ, आई एम अ वेरी वेल सेटल्ड मैन, आई हैव माई ओन बिजनेस, आई हैव माई ओन वर्क। मैं पाकिस्तान की आवाम के लिए, मैं से मतलब कोई भी पॉलिटिकल बंदा, ये मेरी बहन है, कोई भी है, जब हम अपना टाइम देते हैं, हम अपने लोगों के साथ दिन रात उनके लिए हाजिर हैं, तमाम पॉलिटिकल लोग हो, किसी भी पार्टी से उनका ताल्लुक हो, तो जब वो बरसरे इक़्तिदार ना हो तो उनके साथ ज्यादती नहीं होनी चाहिए। आई एम अगेंस्ट इट इज ये PTI हो या कोई और जमात हो, तो इसलिए ये मैक्सिम जरूरी है। दूसरी बात आपने मेरा एक छोटा सा सवाल है, बुखला के इशू आपने बड़ी अच्छी बात की, मेरा इसी में एक छोटा सा सवाल है, अगर अरकान असम्बली को ये सहूलत मैसर है तो उन अरकान असम्बली को मुंतखब करने वालों को ये सहूलत मैसर क्यों नहीं? तो है ना, ये तो पहले ही आपको, आई डोंट नो इफ यू नो इट और नॉट, दिस ऑलरेडी एग्जिस्ट, और इसके ऊपर जिसमें ब्यूरोक्रेसी का भी है और आम कानून का भी है। देखिए, आपका एक फौजदारी सिस्टम में एक पैरेलल सिस्टम चल रहा है। नैब जो है एक ड्रैकोनियन लॉ है,
जिसको लाया गया। और जो आपने बात की, बिल्कुल वो सिस्टम, वो चीज़ें, वो गुंजाइश हैं और बिल्कुल वो लॉ में भी है। और पाकिस्तान की आफ्टर जो अभी लास्ट पिछली गवर्नमेंट थी उसमें काफ़ी अमेंडमेंट्स हुई और दिस वाज वन ऑफ द अमेंडमेंट्स। अब आपने बात की थी, मैं दानियल चौधरी साहब एक ब्रेक लेनी है। ब्रेक लेने के बाद वापस आते हैं, बात को यहीं से कंटिन्यू करेंगे। नाज़रीन कहीं नहीं जाएगा, स्टे विद अस। जी, ब्रेक के बाद खुशामदीद नाज़रीन। बात हो रही थी दानियल चौधरी साहब से। दानियल चौधरी साहब, मेरा वो सवाल अभी तक वो है लाहौर हाई कोर्ट के वकला के मामले के हवाले से। आज भी उन्होंने हड़ताल की कॉल दी हुई थी। बतौर हुकूमत उनके साथ हैं या उनके मुखालिफ हैं? देखिए, मैं हुकूमत या एक MNA होने से पहले एक वकील हूँ, काला कोट पहनता हूँ और अपनी वकीला की तहरीकों में साथ शाना बिशाना खड़ा रहा। मैं सबसे पहले अपने वकीलों के साथ हूँ, विदाउट अ डाउट। मैं हूँ, वो आज़म नज़ीर ताड़ साहब हो या कोई और हो, जो भी हुकूमत का नुमाइंदा है, जो वकील हैं, वो अपने अपने पेटी भाइयों के साथ खड़े हैं। देखें, इसमें इशू ये है कि चीज़ों को एमिकेबली रिजॉल्व करनी चाहिए। गवर्नमेंट अपनी पूरी कोशिश कर रही है कि इन लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज जिन्होंने FIR जो चीज़ों को करवाया है कि उनको उनके साथ बैठ के मुज़ाकरात किए जाएं। देखिए, ये इशू शुरू जो हुआ है, दिस इज बेसिकली नॉट बिटवीन द गवर्नमेंट एंड द लॉयर्स, दिस इज बिटवीन जुडिशरी एंड द लॉयर्स। और वो कोर्ट्स को हटाने के ऊपर इशू था, एक सर्टन प्रेमिसेस में होने के ऊपर इशू था और जो काफ़ी अरसे से चल रहा था, विच कुड हैव बीन डेल्ट और रिजॉल्व इन अ बेटर वे। लेकिन हमें बहुत उम्मीद है कि इंशाल्लाह हमारे सीनियर जो जजेस हजरात हैं वो भी अपना पॉजिटिव रोल इसमें प्ले करेंगे। वकला हजरात भी जो सीनियर्स हैं अपना पॉजिटिव रोल प्ले कर रहे हैं और इंशाल्लाह इन नेक्स्ट फ्यू डेज और नेक्स्ट डे और टू वी विल कम अप विद एन एमिकेबल सोल्यूशन और ये चीज़ें जो हैं रिजॉल्व होकर अपने हतमी इख्तिताम की तरफ चली जाएंगी। और देखिए, मैं हमेशा कहता हूँ कि जो हमारे वकील हैं वो इस मुल्क में उनका बड़ा इम्पोर्टेंट रोल है। मुल्क की आइन की बालादस्ती में, इस मुल्क की जमहूरियत में हमेशा वो सीसा पिलाई दीवार बन के खड़े रहे हैं और इसी तरह दे डिज़र्व, जिस तरह पूरी दुनिया में होता है कि उनको वो इज्जत दी जाती है, पाकिस्तान में भी दी जाए। और जो यूज़ ऑफ फोर्स है हमारे किसी भी इदारे की तरफ से ऑन अपने वकला के ऊपर, वो गलत है, वो ज़्यादती है। इसको ये पढ़े लिखे लोग हैं, इनके साथ बैठ के एमिकेबली टेबल के ऊपर चीज़ें रिजॉल्व करनी चाहिए। ये चीज़ें मिस हैंडल हुई थी और दोनों तरफ से कुछ मिस हैंडल हुई हैं, लेकिन इंशाल्लाह वी आर कमिंग अप विद सॉल्यूशंस। वी आर इन टच विद द सीनियर लॉयर्स, जो बार के मेंबरान हैं उनके साथ भी इन टच हैं और इंशाल्लाह अगले कुछ दिनों तक इसके ऊपर एक अच्छी बेहतर स्ट्रैटेजी बन जाएगी और चीज़ें एमिकेबली रिजॉल्व हो जाएंगी इंशाल्लाह। सायरा साहब, आपसे सवाल है, एक मसला हल नहीं हो रहा, मैं पूरा एक हफ्ता हो गया अपना प्रोग्राम कर रहा हूँ, पूछता हूँ और जब भी मैं पूछता हूँ यासर उसमें मुझे टाल देता है, टोक देता है, कहता नहीं 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 अगली दफ़ा पूछ लेंगे। एक गंदम स्कैंडल है, उस गंदम स्कैंडल पे इंक्वायरी कमेटी तश्कील दे दी गई। हमने कल एक राना एहसान अफजल साहब से पूछा, उसने कहा जी अब हम चेक कर रहे हैं कि LC किसने खोली। ये क्या, आप तो हुकूमत में रही हैं, कमेटियों का हिस्सा रही हैं, आप अपोजिशन में रही हैं, आप सब जानती हैं ये LC किसने खोली, कितना अरसा खोली, किसने गंदम मंगाई। क्या कोई ऐसी साइंस है जिसे हल करने में कोई 4 से 5-6 माह लग जाए या बड़ा लंबा वक्त लग? देखिए जी, दानियल साहब इस पे टेक जरा सायरा बानो साहब जो, अच्छा जी ठीक है जी, सायरा बानो साहब। देखिए, ये तो कोई इतना मुश्किल मसला है ही नहीं कि अब ये बात है कि ये पता करना है कि LC किसने खोली। भाई LC तो सबसे एंड में आएगा, LC का तो मसला ही नहीं है कि आप ये पूछें कि LC किसने खोली, वो तो ज़ाहिर स्टेट बैंक से उधर को हुआ होगा। पहले ये बताया कि ECC की मीटिंग में जब ये इजाजत दी गई 2023 में, तो उन्होंने ड्यूटी फ्री और उन्होंने कोई हद भी नहीं बताई। उसके बाद काबिन जो समरी है वो के पास से होकर आई। आप जो अपनी मर्जी से मेरे ख्याल जाके कोई प्याज आलू भी नहीं ले सकते होंगे, उन्होंने क्या 6 लाख टन गंदम का उन्होंने, उनकी इतनी सह है कि
कि उन्होंने मंगवाई हो, या इस पीडीएम की गवर्नमेंट की अभी भी 6 करोड़ गंदम उसका था ये मार्च में, जिस वक्त इन्होंने इक्तदार संभाल लिया था। मैं नहीं समझती, अगर राणा साहब आप मुझसे पूछ रहे हैं कि इसमें किसी हुकूमती बंदे का या कारिंदे का हाथ होगा, इनको एक समरी दी गई, जैसे वो गुलाम सरवर साहब को लेटर दिया गया पीआईए के बारे में पढ़ने के लिए, ऐसे ही समरी आई होगी और इन्होंने उसको साइन करके दे दिया होगा, जो इन्होंने SISG प्रोग्राम बना उन 16 महीनों में, और उसके बाद क्या कहते हैं PM हाउस में और PM सेक्रेटरिएट में ऑफिस भी बना। क्या इनको नहीं पता था कि सिंध की गंदम यहाँ पर कटेगी सबसे पहले, और जो अपने किसान गंदम उगाकर बैठे हुए उनका क्या करना है? तो आप मुझे बताएं कि कोई यहाँ पर अदालत का सो मोटो नहीं बनता था। काकड़ साहब क्या कहीं को दूर है, या काकड़ साहब इतनी पहुंच से दूर है किसी के? चले इस पे एक लास्ट एक दानियल चौधरी साहब समाप्त कीजिएगा इसको। जो बात सायरा बानो साहिबा कर रही हैं उसकी तायीद करते हैं, तरदीद करेंगे? देखिए जी, मैं इसमें जो सबसे बड़ा इसमें इशू है, वो इशू शायद गंदम मंगवाने से ज़्यादा बड़ा ये इशू है कि जब आपके पास स्टोरेज की जगह नहीं है, आप जो गंदम आपने पहले मंगवा ली, क्योंकि जब बम्पर क्रॉप हुआ है, केमिकलाइज्ड क्रॉप यूज़ हुआ है, और जो उसके सीड्स हमें दिए गए थे उससे आपका बहुत बड़ा क्रॉप प्रोडक्शन बहुत बेहतर हुई है। अनफॉर्चुनेटली हमारे पास स्टोरेज की जगह नहीं है, और स्टोरेज की जगह ना होने की वजह से आप गंदम नहीं उठा पा रहे। तो लेकिन जहाँ तक ये LCO की बात और ये चीज़ों की बात है, लेकिन मुझे बाज़ चीज़ों में ये प्रीएम्प्टिव मेजर्स भी होते हैं, क्योंकि हुकूमत की पॉलिसी है, हुकूमत चाहती थी कि रोटी सस्ती हो, वीट एक्सेस हो, जिससे प्राइस कंट्रोल हो। इसमें सबसे बड़ा जो इशू है वो है उस टाइम पे यूरिया का। देखिए, यूरिया लोगों ने 15-15 हज़ार 20-20 हज़ार रुपए का लोगों ने लोग डबल प्राइस पे ब्लैक में लेते रहे, एक ID कार्ड के ऊपर लेते रहे, एक बैग, तो उसकी वजह से प्राइस बड़ी इन्फ्लेट हो गई। और ये तमाम चीज़ें जो हैं ये इंटरम सेटअप में की गई, कुछ इनकॉम्पिटेंस है, कुछ प्रॉपर कैलकुलेशन नहीं है, लेकिन आई थिंक विद ड्यू टाइम थिंग्स विल कम फॉरवर्ड। चले इनकॉम्पिटेंस हो या फिर प्रॉपर कैलकुलेशन ना हो, हमें तो ये है कि वो किरदार सामने आ जाए ताकि इस बात का किया जा सके कि कसूरवार कौन है। बहुत शुक्रिया दानियल चौधरी साहब, सायरा बानो साहिबा इस हवाले से अपना वक्त देने के लिए। नाज़रीन, प्रोग्राम का वक्त खत्म हो जाता है, मुझे और राना साहब को दीजिए इजाज़त। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा, मुलाकात होगी अगले हफ्ते। अल्लाह निगहबान।